अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स। इस चैप्टर में जो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारी वेव्स का, जिसे हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, उसे हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं और फिर कौन कौन सी डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि हमने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स के अंदर देखा। अब इसी को अगर हम फर्दर आगे लेके चलें तो हम स्टेशनरी वेव्स को देखते हैं कि वो एयर कॉलम्स में भी बन सकती हैं। हर उस एयर कॉलम में जिसमें हम किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हॉलो फिगर लें और उसके अंदर एयर मौजूद हो, तो हम अगर उसमें प्रेशराइज्ड एयर को मूव करवाते हैं तो उस एयर की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। दो डिफरेंट तरह के जगह हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, बांसुरी होती है, कि वो भी एयर कॉलम होता है, कि हॉलो पाइप होता है और उस हॉलो पाइप के अंदर हम एयर को ब्लो करते हैं, प्रेशराइज्ड एयर एंटर करते हैं और उसके एंटर होने की वजह से वहाँ पे साउंड जनरेट होता है, जो कि अल्टीमेट इफ़ेक्ट है हमारी स्टेशनरी वेव्स का। तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास फ्लूइड्स हों या कोई भी ऑर्गन पाइप हो जो ओपन एंडेड हो या क्लोज्ड एंडेड हो, तो उसके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स कैसे बना सकते हैं और कौन सी स्टेशनरी वेव्स बना सकते हैं, किन फ्रीक्वेंसीज की स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं और किन की स्टेशनरी वेव्स नहीं बन सकती। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स तो हम इस चैप्टर में बारहा डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत सारी इसकी फॉर्म्स देख ली। अब जो नई चीज़ हमारे पास आ रही है वो है एयर कॉलम्स। हमने ये देखना है कि स्टेशनरी वेव जब एयर कॉलम के अंदर बनती है तो वो किस तरह से बनती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एयर कॉलम क्या होता है, और वो स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। तो हम एक लाइन में स्टेशनरी वेव्स को डिस्क्राइब करके आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि जब दो वेव्स इस तरह की हों कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जब सुपर इम्पोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है। जो रिजल्टेंट वेव इस तरह की होती है कि उसमें कुछ पॉइंट्स परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं और कुछ पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इस तरह की वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं एयर कॉलम्स के अंदर। अब एयर कॉलम किसे कहते हैं? हमें पता है कोई भी चीज़ जो अंदर से हॉलो होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हम उसे कॉलम का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको समझें कि ये आपके पास एक पाइप का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि जिसको लेटरली हमने क्रॉस किया हुआ है, तो ये एक पाइप है जिसको हम कॉलम का नाम दे सकते हैं। तो ये जो कॉलम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस कॉलम के अंदर खाली जगह है और अगर खाली जगह को हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर एयर फिल आउट हो जाती है। तो ये अगर आपके पास एक पाइप है तो उस पाइप के अंदर जब एयर फिल आउट हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एयर का एक कॉलम बन गया है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास अगर पाइप मौजूद हो जो अंदर से खाली हो और उसके अंदर एयर मौजूद हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो एयर का एक कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, एयर के कॉलम्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। किस तरह से? कि जब हम उसके अंदर प्रेशर को यूज़ करते हुए एयर को मूव करवाते हैं। तो एयर मूवमेंट के दौरान जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं और उनकी ऑसिलेशन की वजह से वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक चीज़ जिसके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स यूजिंग एयर बना सकते हैं, हम उसे नाम देते हैं ऑर्गन पाइप का। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन पाइप क्या है, क्योंकि ऑर्गन पाइप एक एयर का कॉलम है, जिस एयर के कॉलम में ही हम लोग स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे बनाएंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इसको डिफाइन करते हैं, ऑर्गन पाइप क्या है। ऑर्गन पाइप इज अ it is a wind instrument.
इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी अंदर से हॉलो है जिसके अंदर विंड मौजूद होती है। इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट इन विच, जिसके अंदर स्टेशनरी वेव्स आर सेटअप, जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स सेटअप की जा सकती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह का एक कॉलम जो है हमारे पास वो कहलाएगा ऑर्गन पाइप। तो स्टूडेंट्स जब उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बनेंगी तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ऑर्गन पाइप की दो टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गन पाइप की बेसिकली दो टाइप्स हैं। इसकी जो पहली टाइप है उसे हम लोग कहते हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप, और स्टूडेंट्स इसकी जो दूसरी टाइप है उसे हम लोग नाम देते हैं क्लोज्ड एंड। दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स ये जो आपको यहाँ पे पाइप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, इन तीनों पाइप्स के अगर आप देखें तो दोनों एंड्स ओपन हैं। तो अगर किसी भी पाइप के दोनों एंड्स ओपन हों तो हम उसे नाम देते हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप। और अगर कोई पाइप इस तरह का हो कि उसका एक एंड ओपन हो और एक एंड उसका क्लोज हो तो फिर स्टूडेंट्स उसे हम लोग नाम देते हैं क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम लोगों ने ओपन एंड ऑर्गन पाइप को ही डिस्कस करना है, हमने इन पाइप्स को देखना है जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करना शुरू करते हैं और एक एक करके इसको इलेबोरेट करते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास किसी भी एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव सेटअप होंगी तो हमारे पास उसके वो एंड जो कि ओपन है, उस एंड पे हमेशा स्टेशनरी वेव का एंटी नोड बनेगा। क्यों एंटी नोड बनेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि उस जगह पे एयर के मॉलिक्यूल्स के पास रूम है ऑसिलेट करने का, उन्होंने बाहर निकल जाना है उस ओपन एंड से। तो अगर कहीं पे भी ओपन एंड मौजूद होगा तो उस ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, और जो क्लोज्ड एंड हमारे पास होता है वहाँ पे हमेशा नोड बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इस एयर कॉलम की बात करें, यहाँ पे अगर हम प्रेशराइज्ड एयर इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास स्टेशनरी वेव सेटअप होंगी, और जो स्टेशनरी वेव सेटअप होती हैं वो डिफरेंट मोड्स की सेटअप हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमने कितनी स्पीड के साथ, कितनी जो प्रेशर है उसके साथ उसके अंदर एयर को इंजेक्ट किया होगा, एयर को भेजा होगा। जैसे इसकी अगर एक जनरल एग्जांपल लें तो जो हमारे पास फ्लूइड होती है, जैसे ऑर्गन पाइप है, इसी तरह बांसुरी होती है। बांसुरी में भी आप एयर को इंजेक्ट करते हैं, प्रेशर से अंदर भेजते हैं और हमें डिफरेंट तरह के साउंड सुनाई देते हैं। और उन्हीं साउंड्स में अगर आप देखते हैं कि बांसुरी के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जहाँ से आपने फिंगर्स रखी होती हैं, उन फिंगर्स को प्लेस करके उसके जो ओपन एंड्स हैं उनको क्लोज करते हैं, तो उनके क्लोज होने से जो उसमें से साउंड जनरेट हो रहा है वो साउंड चेंज होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से चेंज होता है? वो इस वजह से चेंज होता है कि जब भी आप किसी ओपन एंड को क्लोज करेंगे तो अगर वहाँ पे पहले एंटी नोड बन रहा था तो अब क्लोज होने की वजह से वो एंटी नोड उस जगह पे नहीं बनेगा, तो जो साउंड हमारे पास जनरेट होगा वो साउंड चेंज हो गया होगा, वो साउंड बदल गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखें कि ये हमारे पास एक ये है ऑर्गन पाइप, जिस ऑर्गन पाइप की लेंथ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसकी लेंथ को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, और इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। और उन स्टेशनरी वेव्स में सबसे पहले जो यहाँ पे बनने जा रही है वो फर्स्ट मोड की स्टेशनरी वेव है। फर्स्ट मोड की स्टेशनरी वेव स्टूडेंट्स यहाँ पे सेटअप होगी, और हम देखते हैं कि वो किस तरह से सेटअप हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगी, मैंने बताया कि जो ओपन एंड है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो दो वेव्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनेगी, जिसमें ये एक वेव मैं आपको सॉलिड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव नज़र आ रही है जो कि डॉटेड
फॉर्म में नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये दो वेव्स हैं जो ओवरलैप होती हैं और उनकी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे स्टेशनरी वेव बनती है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों ओपन एंड्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने एंटी नोड्स बनाए हैं, और ये जो आपको एक क्लो नज़र आ रहा है सेंटर वाला पार्ट, यहाँ पे एक नोड बन रहा है। तो इस केस में ये जो हमें यहाँ पे पहली फिगर नज़र आ रही है, इसमें जो स्टेशनरी वेव सेटअप हुई है उस वेव के अंदर एक यहाँ पे नोड है और दो हमें यहाँ पे एंटी नोड नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट मोड का, कि जिसके अंदर हमें सिर्फ सिंगल नोड नज़र आ रहा हो और दो एंटी नोड नज़र आ रहे हो। तो इस तरह की वेव जो सेटअप होती है हम उसे फर्स्ट मोड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे वापस लेके आएँ और याद करें कि अगर आपके पास एक नोड और एक एंटी नोड मौजूद हो और आपने उनके दरमियान फासला देखना हो तो वो कितना होता है। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/4 के बराबर होता है, एक वेवलेंथ का 1/4 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम उसे प्लॉट करें तो ये एक एंटी नोड है और इसके साथ यहाँ पे ये हमें नोड नज़र आ रहा है। तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये λ/4 के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी किसके बराबर है, ये भी स्टूडेंट्स λ/4 के बराबर है। तो इस केस में अगर फिर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो लेंथ इधर नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये लेंथ 2 टाइम्स ऑफ λ/4 के बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसे इस तरह से लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ/4। और स्टूडेंट्स लैम्डा के साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं 1, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और ये कैंसिल आउट हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो रीअरेंज करने के बाद λ1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 4 कैंसिल आउट होंगे और ये आंसर हमें मिल जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें अपने λ1 की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो λ1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ L। तो ये हमने यहाँ पे λ1 कैलकुलेट कर लिया जो कि फर्स्ट मोड की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें और याद करें कि जब भी हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का रिलेशन निकालना होता था तो हम लोगों ने एक फार्मूला देखा हुआ है और वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है V इज इक्वल टू F टाइम्स लैम्डा। ये वो जनरल फार्मूला है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान रिलेशन निकालना हो। तो स्टूडेंट्स यहीं से अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से आ सकती है हमारे पास कि F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहली मोड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ F1 लगा देते हैं और फर्स्ट मोड की ही वेवलेंथ आएगी, लेकिन जो V है स्टूडेंट्स उसके साथ हम लोगों ने 1 नहीं लगाया क्योंकि इस केस में जो हमारा V है वो कांस्टेंट रहने वाला है, V चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें और वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें तो V तो इसी तरह से लिखा रहेगा, ये जो लैम्डा हमारे सामने लिखा हुआ है हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि है 2 टाइम्स ऑफ L। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन गया कि हमारी जो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है वो बराबर है V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह का एक ऑर्गन पाइप मौजूद हो जिसमें आपने फर्स्ट मोड की स्टेशनरी वेव बनाई हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो V डिवाइडेड बाय 2L इसके बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर इसी चीज़ को हम आगे देखें और हम कहते हैं कि हम इसके अंदर एक और स्टेशनरी वेव बनाते हैं लेकिन उस स्टेशनरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है और उसके अंदर बनने वाली जो वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट होती है, तो वो किस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम डबल मोड की बात करते हैं, सेकंड मोड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास वेव बनती है स्टूडेंट्स वो हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। और स्टूडेंट्स अगर इसकी दूसरी वेव की हम लोग बात करें
तो ये वेव हमारे पास कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। ये दो वेव्स हैं जो इस एयर कॉलम के अंदर ओवरलैप कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और उनकी ट्रैवलिंग की वजह से यहाँ पे स्टेशनरी वेव सेटअप हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस लेंथ को अभी भी हमने चेंज नहीं किया। ये लेंथ वही है जो पहले थी, जिसे हमने स्मॉल एल का नाम दिया था। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग यही देखें कि इस लेंथ के अंदर हमारी कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स उसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या था कि आपने क्या देखना है कि एक एंटी नोड के साथ कंसेक्यूटिव दूसरा नोड कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टूडेंट्स एक एंटी नोड है और ये उसके साथ दूसरा नोड बना हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो है वो λ/4 के बराबर है। अब स्टूडेंट्स इस नोड से आगे जो अगला एंटी नोड आता है वो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो फासला है ये एक और λ/4 के बराबर है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये एक और λ/4 है और फिर यहाँ तक आते हैं तो एक और λ/4 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें हमारी ये जो लेंथ है इस वक्त ऑर्गन पाइप की ये 4 टाइम्स λ/4 के इक्वल आ रही है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस केस में जो हमारी लेंथ है वो इक्वल आ जाएगी 4 टाइम्स λ/4। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लैम्डा के साथ लिख रहे हैं 2, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड मोड है जिसमें हमारे पास स्टेशनरी वेव बनती नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स सेकंड मोड कहते हैं हम इसे। ये हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ जाता है जो स्टेशनरी वेव इसके अंदर इस्टेब्लिश हुई है उसका। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में भी हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो λ2 है वो इक्वल आ जाएगा L के, एग्जैक्टली L के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे λ2 की वैल्यू आ जाएगी और इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिखेंगे और वो फार्मूला है हमारे पास F2 और ये बराबर आएगा V डिवाइडेड बाय λ2। चूँकि स्पीड चेंज नहीं हो रही इसलिए हमने V को इसी तरह से लिखा रहने दिया। अब अगर वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये वेवलेंथ के बराबर है तो हम इसकी जगह पे L लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी जो थी वो हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास थर्ड मोड भी आ जाए तो थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरह से निकाल सकेंगे और उसमें जो वेव इस्टेब्लिश हुई होगी वो वेव किस तरह से इस्टेब्लिश हुई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेकंड थी, अगर आप इनका कंपैरिजन भी करके देखें तो यहाँ पे आपके पास एक नोड बनता हुआ नज़र आ रहा था, यहाँ पे आपको 2 नोड्स बनते हुए नज़र आ रहे थे और अब हमारे पास वेव आने जा रही है जो तीसरे मोड की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस वेव को यहाँ पे बनाएंगे तो ये वेव कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पे और फिर ये इधर पहुंच जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरी ओवरलैप करती हुई वेव भी हम लोग इसके साथ में इस्टेब्लिश करें तो वो स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म में हमें बनती हुई नज़र आएगी। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 नोड्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर सिंगल नोड बन रहा है तो वो फर्स्ट मोड है, अगर 2 नोड्स बन रहे हैं तो वो सेकंड मोड है और अगर 3 नोड्स बन रहे हैं तो स्टूडेंट्स फिर वो हमारे पास होगा थर्ड मोड। और हम यहाँ पे अब इस थर्ड मोड को भी कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो वही है कि अगर हम इस लेंथ की बात करें जो यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है तो स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है ये अभी भी चेंज नहीं हुई क्योंकि हमारा ऑर्गन पाइप अभी भी वही मौजूद है। लेकिन अब इसके अंदर जो वेव बन रही है उस वेव का साइज़ हम लोग देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। तो उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखें तो हमें पता है कि ये एक एंटी नोड है और यहाँ पे एक नोड है, तो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4 होता है।
फिर यहाँ से यहाँ पे चलें तो एक और लैम्डा बाय 4 आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एक और लैम्डा बाय 4 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से चलते चले जाएं, हर नोड और एंटी नोड के दरमियान अगर हम डिस्टेंस लेते जाएं तो वो सारे डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 के बराबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रही है हमारी लेंथ। तो इस लेंथ को फिर हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6 टाइम्स लैम्डा बाय 4। लेकिन जो ये लैम्डा है इसको हम लोग नाम देते हैं लैम्डा 3 का। और अगर इसे सॉल्व करें तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा कि 2 और 3 के साथ, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फिर इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट्स अगर हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो वो जो वेवलेंथ हमारे पास आने वाली है जिसे हम लैम्डा 3 का नाम देते हैं वो किसके बराबर आएगी, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एल और डिवाइडेड बाय 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यूज़ करें और फिर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करें तो हम इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हैं f3 का। और स्टूडेंट्स ये बराबर होगी किसके, v डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 के। और जो v है यहाँ पे उसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे और लैम्डा की जगह हम लोग लिखेंगे 2l डिवाइडेड बाय 3 और फिर 3 डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 3v डिवाइडेड बाय 2l। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 मोड्स आ गए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के। लेकिन अगर हम इनका एनालिसिस करना चाहें, हम इनका कंपैरिजन करना चाहें, हम इन्हें एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहें तो हमें वही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बारे में मिली थी। तो स्टूडेंट्स हम उसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट वेव है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं उसे नाम दे देता हूँ f1 का, तो स्टूडेंट्स वो बराबर आएगी हमारे पास v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ l। इसी तरह से अगर हम इन इक्वेशंस को अब नाम दे दें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसे हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सामने रखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशन है वो आ रहा है v ओवर l। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ रिलेट करके देखना है तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि वहाँ पे 2l लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ l लिखा हुआ है। तो हम इस l की जगह अगर 2l लेके आना चाहें तो उसका एक मेथड ये हो सकता है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी f2 इज इक्वल टू 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और v डिवाइडेड बाय 2l। ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जिसे हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया। तो ये बना क्या, अगर आप देखें तो f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f1, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर हमें टर्म लिखी हुई नज़र आ रही है ये टर्म बेसिकली वही है जो हमारी f1 फ्रीक्वेंसी थी। तो स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिली जब हमने अपनी पहली फ्रीक्वेंसी को ले लिया था। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 के केस में भी हमें इससे मिलता जुलता ही रिलेशन नज़र आएगा कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे रीअरेंज करके लिखता हूँ और इस तरह से कुछ लिख देते हैं कि ये जो f3 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें 3 को अलग लिख देते हैं और v ओवर 2l इसे अलग लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स v ओवर 2l तो ये f1 के ही बराबर है। तो फिर हमारे पास जो f3 है यहाँ पे वो किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, वो इक्वल आ गई 3 टाइम्स ऑफ f1 के। तो ये हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी बन गई। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो मल्टीपल्स बनती जा रही हैं हमारी पहली फ्रीक्वेंसी के। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम इसको एक्सटेंड करें अपने रिज़ल्ट को तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास f4 होगी वो 4 टाइम्स ऑफ f1 होगी और हमारे पास जो f5 होगी
वो 5 टाइम्स ऑफ f1 होगी, और सो ऑन चलते चलते अगर हम nth फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो बराबर होगी n टाइम्स ऑफ f1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वांटाइज्ड है। हम इसे कहते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कि हमें हमारी सिर्फ वो वाली फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होंगी, यानी ये वो हार्मोनिक्स होंगी जो हमें इस फॉर्म में मिले, यानी f1 हो या 2f1 हो या 3f1 हो या 4f1 हो, और यही अगर हमारे पास मौजूद होंगे तो हमारी इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स इस्टेब्लिश होंगी, अदरवाइज स्टेशनरी वेव्स इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल इसी तरह से दी जा सकती है कि अगर हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज़ की है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं, अगर वो 10 हर्ट्ज़ है तो उसके बाद वाले जो हार्मोनिक्स हैं, हमारे बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होंगी, यानी 10 के बाद 20 हर्ट्ज़ हो सकता है, 30 हर्ट्ज़ हो सकता है, 40 हर्ट्ज़ हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान वाली कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, यानी 15 हर्ट्ज़ पे यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेगी, 25 पे, 26 पे नहीं बनेगी, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स पे बनेंगी जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है अगर हमारा एक ऑर्गन पाइप इस तरह का हो जो ओपन एंडेड है। अगर हमारे पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप आ जाए तो उसके लिए भी हम इस सारी रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे भी हमें इसी तरह का कोई रिलेशन नज़र आएगा कि नहीं। तो हम अब चलते हैं अपने क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की तरफ। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि हमने अब ये जो 3 पाइप्स यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किए हैं, इनका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है। तो इस तरह का ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज्ड हो, ना कि दोनों एंड्स क्लोज्ड हो, तो हम उसे नाम देते हैं ओपन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, और जिसके दोनों एंड्स जो थे वो ओपन थे वो ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप कहला रहा था। अब जिस तरह से हमारे एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। जैसे वहाँ पे फर्स्ट मोड बनता था, सेकंड मोड बनता था, थर्ड मोड बनता था, वही यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे और फिर कंपैरिजन करके देखेंगे उसके साथ कि वहाँ पे और यहाँ पे बेसिक डिफरेंस किस जगह पे आता है और किस चीज़ का आता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये ऑर्गन पाइप है यहाँ पे जिसका एक एंड क्लोज्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इस लेंथ को नाम दे देते हैं स्मॉल एल का। और फिर स्टूडेंट्स इसमें जो बनने वाली वेव है अगर हम उसे देखें तो जैसे हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जिस भी जगह पे ओपन एंड होगा वहाँ पे एंटी नोड बनेगा, और जहाँ पे भी क्लोज्ड एंड होता है वहाँ पे हमारे पास नोड बनता है। तो इसके अंदर अगर हम बनने वाली स्टेशनरी वेव को देखते हैं तो इस एंड पे जहाँ पे वो क्लोज्ड है यहाँ पे हमेशा हमारे पास नोड बनता हुआ नजर आएगा। तो जो दो वेव्स इसमें ओवरलैप कर रही हैं उनका एक हिस्सा यहाँ पे दिखाते हैं, जो स्मॉलेस्ट वेव इसके अंदर पॉसिबल है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपको एक वेव नज़र आ रही है और ये डॉटेड फॉर्म में आपको दूसरी वेव यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें एक एंड पे आपको ओपन हिस्सा नज़र आ रहा होगा और दूसरा एंड जो है वो क्लोज नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा एंटी नोड बना हुआ है, और ये वाला जो एंड हमें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे नोड बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स एंटी नोड और नोड यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, और अगर हम बात करें उस प्रीवियस नॉलेज की जिसमें हमने देखा था कि नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि एक नोड और उससे करीब तरीन एंटी नोड के दरमियान अगर फासला देखा जाए जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये स्टूडेंट्स बराबर होता है लैम्डा बाय 4 के। तो स्टूडेंट्स इस केस में फिर हमारी ये जो लेंथ है ये तो लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लेकिन यहाँ पे लैम्डा के सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग 1 लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट मोड है एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशंस हैं। फर्स्ट मोड
तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट मोड के लिए अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा। और स्टूडेंट्स क्योंकि पहला फर्स्ट मोड है तो फ्रीक्वेंसी को F1 कह देंगे और लेमडा को लेमडा 1 का नाम दे देंगे, लेकिन स्पीड हमारी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही इसलिए v इसी तरह से हमारे पास लिखा रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे लेमडा 1 कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 टाइम्स ऑफ L इसके बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेमडा 1 की ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई और इस वैल्यू को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है जो कि इस तरह से आएगी V डिवाइडेड बाय 4L। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। भी ये पहली फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे हमें बनती हुई नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इससे आगे चलें और सेकंड मोड की बात करें, सेकंड मोड की, तो सेकंड मोड के केस में जो हमारे पास वेव बनेगी यहाँ पे वो फर्स्ट मोड की निस्बत डिफरेंट होने वाली है। और उस वेव को अगर हम लोग बना के देखें तो स्टूडेंट्स वो इस तरह की होगी कि जैसे यहाँ पे हमें एक नोड मिल रहा था और एक एंटी नोड मिल रहा था। तो अगर स्टूडेंट्स हम सेकंड मोड की वेव यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमें कुछ इस फॉर्म में बनती हुई नज़र आएगी और फिर ये उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वेव जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ये कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग वेव है ये हमें नज़र आएगी ये डॉटेड वेव की फॉर्म में जो हम लोगों ने दिखाई है। तो स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं कि हमें एक नोड यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है और एक नोड यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। देयर आर 2 नोड्स। और इसी तरह अगर एंटी नोड्स देखें तो वो भी हमें 2 एंटी नोड्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस लेंथ की बात करें जो यहाँ पे हमारे पास इस ऑर्गन पाइप की है जिसे हम लोग स्मॉल l का नाम देते हैं, तो स्टूडेंट्स इसी लेंथ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से। अगर ये एक एंटी नोड है तो इससे नियरेस्ट पॉसिबल जो नोड है वो ये वाला है, इनके दरमियान डिस्टेंस हम लोग जानते हैं लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। इसी तरह से ये जो नोड है और इसके साथ यहाँ पे एंटी नोड नज़र आ रहा है इसका भी जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है ये भी लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास अगर टोटल लेंथ को देखें तो ये 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 के इक्वल आ रही है। और ये जो लैम्डा है यहाँ पे हम इसे लैम्डा 2 का नाम देते हैं क्योंकि ये इस वक्त हम सेकंड मोड की बात कर रहे हैं। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से ही अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो लैम्डा की वैल्यू हमें कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे मिलेगी कि लैम्डा 2 ये इक्वल आएगा 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 4 टाइम्स L डिवाइडेड बाय 3 ये हमें लैम्डा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो F2 है वो उसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए V डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 के बराबर आएगी। V स्टूडेंट्स आपने देखा है कि हम कभी भी चेंज नहीं कर रहे क्योंकि स्पीड चेंज यहाँ पे नहीं हो रही। तो वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो V जो यहाँ पे लिखा है इसी तरह से लिखा रहने देंगे और लैम्डा की जगह हम लोग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि 4L डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है। और स्टूडेंट्स अगर इसे रीअरेंज करते हैं तो 3 डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ तो वो स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 3V डिवाइडेड बाय 4L। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं और इसी तरह से देखते हैं कि हमारी थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जा सकती है। तो थर्ड जो है हमारे पास
उसकी जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है वो है वेव फॉर्म, उसकी वेव फॉर्म किस तरह की बनेगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो फर्स्ट मोड था उसमें एक नोड बन रहा था, सेकंड मोड के अंदर हमारे पास दो नोड्स और दो एंटी नोड्स बन रहे थे। इसी तरह अगर थर्ड की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनती हुई नज़र आएगी कि ये हमारे पास वेव कुछ ऐसे बनेगी और यहाँ तक आएगी। और स्टूडेंट्स अगर इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरी वेव जो ओवरलैप कर रही है और जिनके रिजल्ट के तौर पे ये हमारे पास स्टेशनरी वेव बन रही है, उसे बनाए तो कुछ इस तरह से। अब इसमें देखें हमारे पास एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे बन रहा है और तीन ही हमारे पास एंटी नोड्स भी बन रहे हैं। तो ये हमारे पास है थर्ड मोड। और स्टूडेंट्स अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है हमारे पास लेंथ इस ऑर्गन पाइप की, जो कि चेंज नहीं हो रही, सिर्फ इसके अंदर बनने वाली जो वेव है उसकी वेव लेंथ बदलती जा रही है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये एक नोड एंटी नोड है और इसके साथ जो नियरेस्ट नोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से ये हमारे पास नोड है और इसके साथ ये एंटी नोड है। तो हम हर दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान जो फासला है उसे देखते जाते हैं। तो हर नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है स्टूडेंट्स, वो हमें पता है वो तो लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हर केस में जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 के इक्वल आ रहा है। और अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें 5 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लेंथ है यहाँ पे ये इक्वल है 5 टाइम्स लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा जो है हमारे पास लैम्डा 3 कहलाएगा क्योंकि ये थर्ड मोड है। और फिर स्टूडेंट्स यहीं से अगर हम लोग लैम्डा 3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 5। इस तरह का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी फिर हम यहाँ से बनाना चाहें तो फ्रीक्वेंसी है थर्ड मोड की जिसे हम F3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 कुछ इस तरह से। और लैम्डा 3 की अगर हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो V डिवाइडेड बाय 4L डिवाइडेड बाय 5 और फिर जो डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास आ गई थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को रिलेट करना चाहें तो हम इन्हें भी नंबर दे देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का और फिर इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई और इनसे अगर हम इनके आपस के रिलेशन को निकालना चाहें तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, ज़रा पहली फ्रीक्वेंसी को देखें। F1 जो है ये हमारे पास है V डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ L। अब इसको अगर हम लोग रिलेट करना चाहें सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास लिखी है हम उसे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 को कुछ रीअरेंज करते हैं। किस तरह से रीअरेंज करते हैं देखिएगा ज़रा। F2 लिखा हुआ है, मैं F2 को इसी तरह लिखा रहने देता हूँ और स्टूडेंट्स जो 3 लिखा हुआ है मैं उसे अलग कर देता हूँ और V डिवाइडेड बाय 4L इसको अलग कर देता हूँ। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा 3 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू हमें नज़र आ रही है ये तो वही वैल्यू है जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की थी। तो इसको अगर अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे बन जाता है जो हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी को, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रहा है फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी के साथ। इसी तरह से अगर हम आगे चलें और अपनी इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो हम लोग इसी तरह से उसको भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 हमें बताती है कि F3 जो है वो इक्वल है 5 टाइम्स V ओवर 4
इंटू एल, और स्टूडेंट्स V/4L ये तो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ये भी बदल गई। F3 हमारे पास इक्वल आ गया 5 टाइम्स ऑफ F1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और रिलेशन बन गया। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप ओपन एंड ऑर्गन पाइप के साथ कंपेयर करें, तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो F2 जो था वो 2F1 के बराबर आया था, F3 जो था वो 3F1 के बराबर आया था। तो इसमें देखें ये उस तरह नहीं हो रहा, बल्कि आप इसमें गौर से देखें तो ये हमारे पास ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में आ रहा है। ये 3 आया है, ये 5 आया है, और अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग आगे कैरी ऑन करें तो हमें पता चलेगा कि F4 जो है हमारे पास वो 7F1 के बराबर आएगा, और फिर F5 जो है हमारे पास वो 9F1 के बराबर आएगा, और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। और फिर अगर हम इसे जनरल करें और nth मोड की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो nF1 के ही बराबर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो n हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये n इवन नंबर्स नहीं है या ये होल नंबर्स नहीं है, बल्कि ये n हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो हम इसे जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्वांटाइज्ड हो चुकी है, लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन है ये ऑड मल्टीपल्स की है, यानी जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 1, 3, 5 और 7 इस फॉर्म में आएगी। n की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर्स या होल नंबर्स सारे के सारे मौजूद नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप का और क्लोज्ड एंडेड ऑर्गन पाइप का, कि क्लोज्ड एंडेड ऑर्गन पाइप में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑड मल्टीपल्स के बराबर होती है। इसमें कम ऐसी फ्रीक्वेंसीज आती हैं रिलेटिव टू द ओपन एंड कि जिन पे हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। इनमें स्टेशनरी वेव्स बनाना एज कम्पेयर टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप स्लाइटली डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे वो बन सकता है वो कम होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन को अगर आप सामने रखें तो एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि ना सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए, बल्कि हमें वेवलेंथ का रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ और लेंथ के दरमियान हमें ये रिलेशन नज़र आ रहा है कि जो लेंथ है वो λ/4, 3 टाइम्स λ/4, 5 टाइम्स λ/4 के बराबर आ रही है। तो फिर हम जनरल अगर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है n टाइम्स λn डिवाइडेड बाय 4। तो ये भी रिलेशन हमें नज़र आता है, और यहीं से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो n है इसकी भी वही वैल्यूज़ हैं जो हमारी वैल्यूज़ थी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो लेंथ भी इस तरह से चेंज होती है, और फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है। और फिर अगर इसे भी जनरलाइज करें तो हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी इसे लिख सकते हैं कि जो लैम्डा n हमारे पास होगा वो स्टूडेंट्स बराबर होगा 4L डिवाइडेड बाय n, और ये जनरल फार्मूला है वेवलेंथ का कि अगर आप चाहें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ्स को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि n की जगह सिर्फ हमने क्या करना है, उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को डिस्कस किया कि अगर क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप हो तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे बन सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनकी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं, और फिर इसी तरह से अगर हमारे पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप हो तो उसमें कौन सी स्टेशनरी वेव्स बनाई जा सकती हैं। और फिर स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन दोनों का कंपैरिजन। हमें पता होना चाहिए कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई है ओपन एंड ऑर्गन पाइप में और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे ओपन एंड में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी वो इंटीग्रल मल्टीपल थी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, लेकिन जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप था वहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं थी बल्कि वो ऑड मल्टीपल थी। तो स्टूडेंट्स ये है आज के लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।